आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का यूनिट 5। मैथ्स का ये सब लोग सबसे सबसे छोटा टॉप सबसे छोटा यूनिट और शायद सबसे इजी यही टॉप यही यूनिट होगा। इसमें समझो मार्कअप प्रोसेस के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मार्कअप प्रोसेस क्या होता है? तो मार्कअप प्रोसेस हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं ना जो किसी पास्ट वाले वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता है, और अगर जैसे कि कोई अगर इवेंट है, अगर वो फ्यूचर में होने वाला है, अगर वो फ्यूचर में जो अगर होने वाला है ना, तो वो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा, पास्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि कोई अगर एक एक वैल्यू है, जो अभी अगर ये वैल्यू है, जो नेक्स्ट वैल्यू है ना, वो जस्ट प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं होगा ना, जैसे कि एक समझो एग्जांपल के तौर पे ये समझो ना कि यहाँ पे समझो 3-4 इवेंट है। ये जितने इवेंट है ना, समझो ये इतने सारे इवेंट है। ये इवेंट है, हम लोग ये इवेंट ना कब होगा, तो ये इवेंट जो है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये इस पे बस डिपेंड करेगा, इसके जस्ट प्रीवियस वाले पे। ये जो प्रीवियस है ना, जस्ट प्रीवियस इस पे डिपेंड करेगा। ये कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जस्ट प्रीवियस जो वैल्यू होगी उस पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं मार्को प्रोसेस। तो वही इसका ये डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन वगैरह जितना चीज है ना, वो सब बस एमसीक्यू के लिए पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न में तो अब बस 10 मार्क का क्वेश्चन और एमसीक्यू बस दो ही है ना। तो इसके लिए हम लोग को बस एमसीक्यू के लिए डिफिनीशन वगैरह सब जो है ना, बस एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। तो ये हो गया मार्को प्रोसेस क्या होता है, और उसी का एग्जाम्पल के तौर पे ना हम लोग ये भी, वो जो एग्जाम्पल दिए कि हम लोग ऐसे, वो भी लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है कि अगर कोई अगर कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं, रिपीटली हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं। अब कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग, एक रैंडम वेरिएबल ने, एक रैंडम वेरिएबल ऐसा लिए ना कि एन, मतलब एन टाइम अगर हम लोग टॉस किए हैं ना, तो नंबर ऑफ हेड, टोटल नंबर ऑफ हेड कितना है, इसका एक हम लोग रैंडम वेरिएबल लिए। तो जो रैंडम वेरिएबल है वो किस पे, अब जैसे कि ना, अगर समझो अगर तुम 10 बार कॉइन टॉस किए हो, 10 बार कॉइन टॉस किए, अब 11th बार ना हेड कितना नंबर ऑफ हेड आएगा, वो क्या होगा? या तो अगर समझो अगर 10 में से अगर 5 बार हेड आ चुका है, 10 बार तुम टॉस कर चुके हो, पहले 10 में से 5 बार हेड आ चुका है। तो अगर 5 हेड आ चुका है, तो अगर अगर समझो अगर जो 11th टाइम जो हम लोग थ्रो फेंकेंगे, 11th टाइम, तो क्या होगा? वो के, अगर हेड आया तो k+1 हो जाएगा, के टाइम, यानी कि अगर हेड आया इसका क्या मतलब, k+1 अगर हो जाएगा, और के ही रहेगा अगर टेल आया तो। 11th में ना क्या होगा, तो 11th वाला जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रीवियस, जस्ट प्रीवियस में कितना आया है उस पे डिपेंड करेगा। मतलब 10 टाइम में जो है ना 5 बार आया था, उसी 5 पे डिपेंड कर रहा है कि 5+1 होगा या तो, या फिर 5 होगा, मतलब वो। और बाकी प्रीवियस वो कैसे आया उस पे कोई मतलब नहीं है उसको। जस्ट जो 10th नंबर पे, 10th थ्रो पे कितना है ना, उस पे डिपेंड करता है 11th वाला। तो जस्ट प्रीवियस पे डिपेंड करता है, तो वही ये एग्जांपल है। तो ये हो गया समझो। अब मार्कअप चेन हम लोग किसको कहते हैं, तो मार्कअप चेन वही बस एक कंडीशनल, ये फॉर एवरी ए, फॉर इफ ऑल, फॉर ऑल एन, ये अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इक्वल टू ए एन एक्स एन -1, जो जितने जो है ना, उसके जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो है, इसको अगर इस फॉर्म में है, तो उसी चेन को हम लोग मार्कअप चेन कहते हैं। बेसिकली जो हम लोग एग्जांपल पढ़े थे ना, वो एक तरह से इसी का एग्जांपल ही है, वो मार्कअप चेन। ये सब बात, जितने भी डिफिनीशन है, अब इसमें ना कुछ डिफिनीशन है, सारे डिफिनीशन बस हम लोग को ना एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। जैसे कि वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ना, इसका जो हम लोग जो डोनेट कैसे करते हैं, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ना, एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है ना कि वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से डोनेट करते हैं। ये हो गया समझो। और वन स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किसके कंडीशन प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को हम लोग ही वन स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और फिर होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस ये होता है ना कि जैसे कि अगर तुम ना कोई एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो, ये nth स्टेप के लिए, अगर ये जो है ना, ये n है, इस n के लिए अगर निकाल रहे हो, यही n ना डिपेंड नहीं करता है ना कि कौन सा हो, यही n अगर n के लिए भी इक्वल हो। जैसे कि अगर मान लो कि कोई अगर समझो कोई इवेंट है, वो 10 बार में जो प्रोबेबिलिटी उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, वो अगर 5 बार में भी सेम उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसके बीच का जो है, मतलब उसके बीच का मतलब ये हुआ ना कि मतलब 10 में जो है ना, जो 10 और 9 के बीच का जो है, वो अगर सेम अगर हो जाए 5 और 4 के बीच का, तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। मतलब एक तरह से ना, जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो स्टेट है, जो nth स्टेट है, और n-1 जो स्टेट है, इन दोनों के बीच का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अगर वो प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल हो जाए अगर किसी भी और दूसरे स्टेट का, जैसे कि ये 10 है, 10 और 9th का प्रोबेबिलिटी अगर सेम अगर हो जाए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर 5 और 4 के बीच का,
तो उसी को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मार्कोव चेन। तो ये हो गया समझो होमोजेनियस मार्कोव चेन का डिफिनेशन। और फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हम लोग ना ये टीपीएम इसी का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे एग्जाम, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में टीपीएम सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। तो जितने भी मैट्रिक्स है ना वन स्टेप प्रोबेबिलिटी के जितने भी, अगर कोई मार्कोव चेन अगर कोई भी मार्कोव चेन अगर होमोजीनियस है तो वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ना उसी को हम लोग डिनोट क्या कर सकते हैं, ये जो है ना इसको अगर ये इक्वली है तो इसको हम लोग अलग अलग ऐसे लिखने से अच्छा ना कि डायरेक्टली हम लोग पी आई जे लिख दें। तो पी आई जे डायरेक्टली हम लोग लिख ले, और ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स पी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, पी इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ पी आई जे अगर जो होगा ना उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, जिसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं टीपीएम, इसका शॉर्ट फॉर्म में टीपीएम। और फिर जो भी टीपीएम होता है ना वो स्टोकेस्टिक स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स होता है। स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका जो हर एक एलिमेंट है वो या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा, कोई नेगेटिव इसमें वैल्यू नहीं होगा उस मैट्रिक्स में। और जितने भी रो के सम है, मतलब जितना भी जो रो है ना, समझो कोई एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो रो एलिमेंट है, रो के जितने भी एलिमेंट है ना, इस रो का टोटल सम इक्वल टू वन होगा, टोटल सम हमेशा वन होगा। तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्टोकेस्टिक मैट्रिक। और जितने भी जो टीपीएम जो होता है ना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्टोकेस्टिक मैट्रिक होता है। ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखना, और एमसीक्यू के लिए ये इसका कंडीशन भी याद रखना कि एमसीक्यू मतलब स्टोकेस्टिक मैट्रिक का कंडीशन क्या होता है, तो वो भी याद रखना एमसीक्यू के लिए, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अब nth स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो इसमें अब हम लोग जो है ना वो फर्स्ट स्टेप का था, अब इसको nth स्टेप के लिए इसमें मेन एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग जैसे डिलीट करते थे वैसे ही अब इसमें हम लोग nth स्टेप के लिए करेंगे, तो पी आई जे और पावर में n यहाँ लग जाएगा, तो वो हम लोग nth स्टेप का हम लोग निकाल रहे हैं। तो और फिर अब ऐसे ही में ना हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल हम लोग कैसे, मतलब टीपीएम जो है ना वो टीपीएम हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि ये टीपीएम कैसे बन जाता है। तो जैसे कि ये है ना, एज्यूम दैट एक मैन है, जो एज्यूम करना है ना कि इंटीग्रल पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट 1 से 3, मतलब ये जो है ना एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस का, इस पॉइंट में ना ओरिजिन से 0 से लेके 3 तक के बीच में वो मूव कर रहा है। और वो जो है ना ही टेक्स ए यूनिट स्टेप आइदर टू राइट, या तो वो राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ प्रोबेबिलिटी राइट की तरफ जाने का कितना है 0.7, राइट की तरफ जाएगा 0.7, या तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, वही है यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर राइट, राइट के लिए 0.5 और लेफ्ट विथ प्रोबेबिलिटी 0.3, ये हम लोग के पास है। और फिर अनलेस ही इज एट ओरिजिन और ही takes a step to the right for to reach x equal to 1, or he is at point x equal to 3 when he take a step to the left to reach x equal to 2, मतलब या तो वो अगर जीरो पे है और या फिर वन है, इस दोनों कंडीशन तक ना वो, ये समझो इसका लिमिटिंग कंडीशन है, इसके इधर अब वो नहीं जा सकता है, इसके इधर वो नहीं जा सकता है, और इसके इधर नहीं जा सकता है, ये इसका कंडीशन है। तो अब इसके लिए ना हम लोग टीपीएम बनाना है, तो इसके लिए जो टीपीएम बनेगा, तो यहाँ पे जैसे कि अब ये टीपीएम बनेगा, तो टीपीएम में हम लोग के पास ना सबसे पहले इसमें स्टेट कौन कौन से हैं, तो स्टेट इसमें अवेलेबल कौन कौन सा है 0, 1, 2, 3, ये हम लोग के पास सैंपल स्टेट है इसमें गिवन, स्टेट ऑफ द सैंपल इसमें कौन कौन से हैं, तो 0, 1, 2, 3, इससे हम लोग देखेंगे कि 0, 1, 2 और 3, ये टोटल 4 स्टेप हैं। तो 4 स्टेप है, तो स्टेट ऑफ एक्शन हम लोग लिखेंगे, स्टेट ऑफ एक्शन -1 लिखेंगे, तो वो स्टेट ऑफ एक्शन हम लोग ये इस साइड लिखते हैं कॉलम में, और फिर रो में हम लोग क्या लिखते हैं, तो रो में स्टेट ऑफ एक्शन -1 लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे ऊपर में मैट्रिक्स से ऊपर 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 ये हम लोग लिख लेंगे। अब 0 से 0 जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 0 है, वो अगर स्टेप चलेगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो 0 पे तो नहीं रुका रहेगा, तो इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। अब 1 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 से 1 जाने में बस 0 पे है, जब 0 पे है तो वो इस तरफ जा ही नहीं सकता है, 0 पे है तो वो इस तरफ नहीं जा सकता है, इसका क्या मतलब कि उसको 0 पे है तो उसको इस तरफ जाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है कि उसको इस तरफ जाना है। इसीलिए जितना भी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, बस एक ही उसके पास चॉइस है, तो एक ही चॉइस है, इसका क्या मतलब 1 ही होगा इसका टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर अब 2 जाने का, ये ना एक बार में एक ही स्टेप कर सकता है, हम लोग ने एक बार में एक ही स्टेप, अगर ही टेक से यूनिट स्टेप था ना, एक ही स्टेप वो ले सकता है, तो एक ही स्टेप ले सकता है, तो 0 से वो नहीं जा सकता है डायरेक्टली, तो इसीलिए 0 होगा। 0 से 3 भी नहीं जा सकता है, तो 0 होगा। अब अगर वो 1 पे है, अगर वो 1 पे है, समझो प्रीवियस स्टेप में वो 1 पे है,
तो 1 से 0 जाने का प्रोबेबिलिटी उसके पास कितना है? मतलब यहाँ समझो अगर वो है ना, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ से अब वो 0 कैसे प्रोबेबिलिटी कितना है? तो 0 जाने का प्रोबेबिलिटी यानी कि लेफ्ट की तरफ जाएगा तो 0, तो लेफ्ट की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी क्या था? 0.3, तो वही ये 0.3 है। और फिर 1 से 1 पे अगर वो स्टेप अगर चलेगा, या तो वो 0 पे जाएगा या फिर 2 पे जाएगा। कभी भी 1 से 1 पे नहीं होगा तो 0 होगा। फिर 2 है तो 2 पे जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है? मतलब 1 पे है अगर वो अब 2 पे जाना चाहता है तो 2 पे जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो 0.7, तो 0.7 हो गया। फिर 3 पे वो जंप ही नहीं कर सकता है, 1 से वो 3 जा नहीं सकता है, एक बार में एक ही स्टेप चलेगा तो 0। ऐसे ही अगर वो अब अगर 2 पे है, 2 पे है अगर यहाँ पे समझो ये 2 है, यहाँ पे अगर है तो 2 पे है तो या तो वो 1 पे जाएगा या फिर वो 3 पे जाएगा। बाकी और कहीं नहीं जा सकता है, तो बाकी में 0 होगा, और 2 वाले में लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ यानी कि 0.3, और राइट की तरफ जा रहा है तो 0.73 में। अब अगर 3 में है, ये समझो 3 में है ना, तो 3 में वो 2 ही की तरफ बस एक एक चांस चल सकता है कि वो 3 से लेके 2 में जाए, तो इसीलिए ये जो है ना 2 में जाने का प्रोबेबिलिटी इसका 1 रहेगा, बाकी सब में 0 होगा। जैसे ये 1 में था ना कि 1 में जाने का 1 था, ऐसे ही इसमें 2 में जाने का 1 होगा, बाकी सब में 0। तो ये हम लोग के पास टीपीएन बन गया। मतलब टीपीएम हम लोग ऐसे बनाते हैं। टीपीएम बनाने का ऐसा है। वैसे क्वेश्चन में अगर टीपीएम गिवन है तब तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर टीपीएम अगर नहीं गिवन है तो हम लोग ऐसे बना के सॉल्व करना होता है। अब जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो है ना क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही हम लोग को निकालना रहेगा मोस्टली केस में, और वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम लोग समझो सबको सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना एक रो वेक्टर होता है, और फिर रो वेक्टर जिसको हम लोग p इक्वल टू p1 p2 p के ऐसे फॉर्म में रहेगा, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर ये जो है ना बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ एक कोई एक स्टेट है ना, कोई समझो फर्स्ट स्टेट है, थर्ड सेकंड स्टेट है, ऐसे करके ना हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, जो कि हम लोग एक तरह से बेसिकली इसका मेन पॉइंट क्या है, तो वो एक रो वेक्टर होगा p, और ये जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इससे बनेगा वो हर एक स्टेप का। तो सबसे पहले हम लोग ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए ना सबसे पहले हम लोग एक इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हर एक मार्कोव चेन का जो जीरोथ जो स्टेप होगा, जो जीरोथ स्टेप का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, उसी को हम लोग इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये चैंपमैन कोर्बुनोव थ्योरम एक होता है। इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना ये कह रहा है ना कि अगर P इज ए टीपीएम ऑफ ए होमोजेनियस मार्कोव चेन, तो nth स्टेप टीपीएम जो है ना वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P के पावर में n। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे कि nth स्टेप अगर मार्कोव चेन है, वो ये इस ऐसे हम लोग डोनेट करते हैं, ये बेसिकली क्या हो जाएगा ना, तो ये पावर में n हम लोग लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग pn भी लिख देते हैं, ऊपर में डायरेक्टली pn लिख देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझो बेसिकली ऊपर का अभी तक जितना था ना वो सब हम लोग को बस एमसीक्यू के लिए पढ़ना है, इसके लिए कोई क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन 10 मार्क में कैसे आते हैं, ये सारी चीज जो है ना ऊपर के, वो सारे हम लोग को बस एमसीक्यू के लिए देखना है कि कैसे सॉल्व, मतलब एमसीक्यू में काम आ जाता है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन है, इस पे बेस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन अब जैसे कि है ना, टीपीएम ऑफ ए मार्कोव चेन एक्स एन इक्वल टू 1 2 3 हैविंग स्टेट 3 स्टेट 1 2 3 इज, ये ना टीपीएम तुमको क्वेश्चन में गिवन ही है, टीपीएम ये गिवन है 0.1 0.5 0.4 0.6 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 ये गिवन है। एंड द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी तुमको गिवन है, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी नॉट पी जीरो जो है ऊपर का, वो भी गिवन है 0.7 0.2 0.1 ये गिवन है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो p(x2) 3, और फिर p(x3) 2 x2 3 x1 3 और x0 इक्वल टू 2, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसमें ना बेसिकली ये देखो जो फाइंड आउट करना है ना p(x2) इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है ना कि ये जो 2 है, ये 2 डोनेट करता है स्टेप, जो सेकेंड स्टेप होगा ना सेकेंड स्टेप, और ये जो 3 है ना वो स्टेट, थर्ड स्टेट सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि p(x2) इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया ना कि सेकेंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड स्टेट में क्या वैल्यू है ना वो बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को सेकेंड प्रोबेबिलिटी स्टेट निकाल मतलब सेकेंड स्टेट मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये हम लोग को सेकेंड स्टेट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले निकालेंगे,
तो उसके लिए ना फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होता है, तो पी ऑफ एन जो है ना इक्वल टू पी ऑफ एन माइनस वन इंटू पी। ये जो इंटू पी है ना, ये जो पी है ये तो टीपीएम है। हम लोग के पास जो मैट्रिक्स गिवन है ना, ये जो टीपीएम ये मैट्रिक्स है। बाकी पी एन माइनस वन यानी कि जो प्रीवियस स्टेट है ना, एन एच माइनस वन स्टेप का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो, और ये जो पी ऑफ एन है वो nth स्टेप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग को क्वेश्चन में पी जीरो दे दिया है, हम लोग को एक इनिशियल गिवन रहेगा। अगर इनिशियल गिवन नहीं दिया होगा ना, तो फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा कि इनिशियल वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो पी जीरो इसमें गिवन ही है, तो पी जीरो गिवन है, तो पी जीरो का वैल्यू हम लोग पी वन निकाल सकते हैं। अब पी वन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, पी वन निकालेंगे तो क्या होगा, पी जीरो इंटू पी। तो पी जीरो इंटू पी, तो पी जीरो का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है, पी का वैल्यू भी गिवन है, हम लोग के पास टीपीएम ये गिवन है ना, पी यही वैल्यू गिवन है। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जैसे हम लोग करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम लोग जो 11 12 या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में भी किए हैं, वो जो सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये तो समझो प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा ना, वो हमेशा ही रो वेक्टर एक देगा, बस एक ही इसका रो होगा, बस एक रो में आंसर देगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 0.7 है, तो 0.7 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.6 प्लस 0.1 इंटू 0.6, तो उसको सॉल्व करके 0.22 आया। ऐसे ही फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 0.443 आया। फिर इसी रो को हम लोग इस कॉलम के साथ करेंगे तो 0.35 आया। ये आ गया P1। ऐसे ही हम लोग P2 निकालेंगे, तो P2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 इंटू पी। तो P1 का वैल्यू ये अभी निकल के आया, यही वैल्यू हम लोग यहाँ डाल दिए, इंटू पी हो गया। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.22 इंटू 0.1 प्लस 0.43 इंटू 0.6 प्लस 0.35 इंटू 0.3, इसको सॉल्व करके 0.385 आया। मतलब फर्स्ट ये जो रो है ना, इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए, फिर इसी रो को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। फिर इस वैल्यू को हम लोग थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गया। तो हम लोग को ना निकालना क्या था, पी एक्स टू इक्वल टू 3। वही हम जो यहाँ लिख भी दिए, जो ऊपर में बताए थे ना कि ये जो सेकेंड स्टेप का थर्ड स्टेट, तो वही सेकेंड स्टेप है। पी एक्स टू का मतलब क्या हुआ, ये सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेट इसका वैल्यू निकालना है। तो ये पी टू है, ये सेकेंड स्टेट निकला है, इसका थर्ड वैल्यू, ये जो थर्ड वैल्यू है ना, थर्ड स्टेट का ये वैल्यू है, तो थर्ड स्टेट का जो वैल्यू है वही इसका आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया 0.2, यही जो वैल्यू है ना 0.279, ये इसका वैल्यू हो गया। अब ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, पी एक्स थ्री इक्वल टू टू, पी एक्स टू इक्वल टू 3, पी एक्स वन इक्वल टू 3, पी एक्स जीरो इक्वल टू 2, ये हम लोग के पास है। तो इसमें ना हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी एक तरह से बेसिकली पी ए एंड बी निकालना है, जो कि है समझो पी ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ ए बाई पी ऑफ बी, हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग टोटल क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ए हम लोग इक्वल इसको एज्यूम करें तो पूरा को, इस पूरे को हम लोग बी एज्यूम करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी, तो पूरे बी को हम लोग लिखे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है ना हम लोग के पास जो है मार्कअप चेन है, तो मार्कअप चेन है तो ये क्या मतलब है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इस पूरे को, ये जो पूरा है ना, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स थ्री इक्वल टू 2, और इसका कंडीशनल x2 इक्वल टू 3, बस क्योंकि ये बस जस्ट प्रीवियस पे डिपेंड करेगा, तो जस्ट प्रीवियस x2 इक्वल टू 3 है, तो इसीलिए हम लोग इसको ये लिखे, बस ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, बाकी वो सारे इग्नोर, ये जो है ना बाकी सारे इग्नोर होंगे। तो ये बस इसके फॉर्म में आ गया। अब इसको भी वही काम करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, तो इसको a माने x2 इक्वल टू 3, और ये b हो गया, इसका b में क्या बचा 3 और 2, मतलब 3 और x0 इक्वल टू 2 ये बचा, तो x0 इक्वल टू 0 ये बचा। और फिर पीवी, इसका पीवी क्या बचेगा, तो 3 और 2। तो ऐसे ही इसको हम लोग फिर से करेंगे, तो फिर से हम लोग इसको करेंगे, तो ये क्या होगा, इसमें भी बस इस पे डिपेंड करेगा, ये इग्नोर हो जाएगा, तो बस इसके लिए ये हो गया। अब इसको भी अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एक्स वन इक्वल टू 3 और एक्स जीरो इक्वल टू 2, और फिर पी एक्स जीरो इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 0.2, हम लोग एक्स थ्री है ना, ये देखो 3 2, मतलब 3 2 है, 3 2 P 3 2 निकालना है, P 3 3, और फिर P 2 3 ये निकालना है। तो P 3 2 का मतलब क्या है, P 3 2 का वैल्यू क्या है, 3 2 का वैल्यू 0.3,
एक सेकंड। तो यही जो है, ये समझो P ऑफ 3 2 है ना, मतलब ये 3 और ये 2, P 3 2 हम लोग को निकालना है। तो 3 2 कौन सा है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0.4 है, तो यही 0.4, इसीलिए यहाँ पे ये 0.4 आया। अब P 3 3 ये जो है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू देख रहे हैं, ये है रो, ये कॉलम, ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। फिर ये रो है, ये कॉलम है, तो 3 3 हुआ। तो 3 3 का क्या है? 3 3 का वैल्यू ये है 0.3, इसीलिए ये 0.3 आया। फिर ऐसे ही हम लोग के पास क्या करना है, ये रो है, ये कॉलम है, तो 2 3, तो 2 3 का क्या है? यहाँ पे 2 और 3 ये वैल्यू है 0.2, तो 0.2 ये वैल्यू आया। और पी x0 = 2, का मतलब क्या हो गया कि जीरोथ स्टेट, जो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेट है ना, उसका जो है ना x0, और सेकेंड स्टेट का, तो सेकेंड स्टेट का, तो इसका वैल्यू क्या गिवन है? इसका वैल्यू यहाँ पे जीरोथ स्टेट में क्या गिवन है? 0.2, तो वही 0.2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ, इसमें हम लोग को टीपीएम गिवन था। अब एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम लोग को टीपीएम गिवन नहीं है, हम लोग को खुद से बनाना है टीपीएम। तो अब उसके लिए क्वेश्चन ये है ना कि ए फेयर डाइस इज टॉस्ड रिपीटेडली इफ एक्स एंड डोनेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरिंग इन द फर्स्ट एन टॉसेस द टीपीएम पी ऑफ ए मार्कोव चेन एक्स एन फाइंड करना है हम लोग को। और फिर फाइंड पी स्क्वायर और पी x2 = 6, ये भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्टेट स्पेस क्या होगा? तो स्टेट स्पेस जो है ना, डाइस अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो ये डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो स्टेट स्पेस क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6, डाइस में तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 4 5 6 बस यही आएगा। तो अगर हम लोग लेट एज्यूम करें कि एक्सएन जो है वो मैक्सिमम नंबर जो ऑब्टेन होगा फर्स्ट एंड ट्रायल में, वो मान लो अगर समझो अगर 3 आया, समझो ना, इसको समझने के लिए ये समझो ना कि अगर तुम समझो कि कोई भी अगर तुम डाइस थ्रो कर रहे हो, और समझो तुम्हारा जो है ना फिफ्थ स्टेट पे ना मैक्सिमम जो है ना 3 आया हुआ है, फिफ्थ स्टेट है उसमें ना मैक्सिमम अभी तक 3 आया हुआ है, तो मैक्सिमम कब चेंज होगा? मैक्सिमम नंबर अभी तक 3 आया हुआ है, तो मैक्सिमम कब चेंज होगा? जब 4 आ जाए। अगर जो तुम अब जो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हो ना, जो अगर फिर n+1th स्टेप जो कर रहे हो, 1+nth मतलब nth n+1th ट्रायल में अगर वो अगर 4 आया, अगर 4 आया तो वो 4 होगा। फिर 5 मतलब n+1th स्टेप में अगर 5 आया तो 5 हो जाएगा मैक्सिमम, और अगर 6 आया तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा बाकी और कुछ भी आया, 1 2 3 में से कुछ भी आया, तो वो हमेशा 3 ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम अगर 3 है, अगर 1 अगर आया, अगर समझो अगर फिफ्थ स्टेप में ना तुम्हारा मैक्सिमम अभी तक समझो अगर तुम्हारा 2 ही है, मतलब मैक्सिमम अभी 3 है, और जो नेक्स्ट स्टेप में अगर 2 आया है, तो मैक्सिमम क्या होगा? 2 और 3 का मैक्सिमम क्या होता है? तो 3, तो ये हमेशा 3 ही रहेगा। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हम लोग के पास क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वो क्या होगा, मतलब पी एक्स, मतलब समझो अगर ये थर्ड स्टेप है ना, इस थर्ड स्टेप में अगर हम लोग ये 3 मैक्सिमम अगर आ रहा है, तो 3 मैक्सिमम आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? अगर P1 अगर जब आएगा नेक्स्ट स्टेप में, अगर P1 अगर आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम तो वो 1 कभी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए 0। और फिर 2 आ रहा है तो 2 में भी 0। 3 में क्या होगा? तो 3 में आने का क्या है? 1 2 3, तीनों का हम लोग को जोड़ेंगे। 3 आ रहा है, इसका क्या मतलब? 3 आने का, 3 मैक्सिमम होने का चांसेस क्या है? 3 आने का चांसेस कब कब है? तो 1 अगर होगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ये तीनों आएगा तो तीनों में 3 हो रहा है, तो इसीलिए ये 3/6 आ रहा है। तो 1 1 2 और 3 का क्या है? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये आने का चांसेस है, तो इसीलिए ये 3/6 होगा। और फिर 4 आने का चांस कितना है? हर एक डाइस में 4 आने का चांस कितना होता है? 1/6। और तो इसीलिए 4 मैक्सिमम होने का चांस कितना है? अगर थर्ड स्टेप में अगर हम लोग हैं, यहाँ पे अगर 3 मैक्सिमम है, ये समझो ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम अगर 3 अगर अभी तक आया है, प्रीवियस स्टेप तक अगर 3 है मैक्सिमम, मान लो कि प्रीवियस स्टेप, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस स्टेप लिखते हैं और ऊपर वाले में हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो प्रीवियस स्टेप में अगर 3 आया हुआ है, तो हम लोग के पास नेक्स्ट स्टेप में 1 मैक्सिमम होने का चांस कितना है? तो 0 होगा। प्रीवियस स्टेप में अगर 3 अगर मैक्सिमम आ ही चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप में तो 1 मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 आ चुका है मैक्सिमम, तो वो तो 3 का 3 ही मैक्सिमम ही रहेगा। तो 1 आने का 0 होगा, 2 आने का भी 0 होगा। जो 3 है मैक्सिमम कब कब आ सकता है? तो 3 मैक्सिमम जो है ना, 3 मैक्सिमम
तीनों कंडीशन में थ्री ही होगा। जब अगर वन आ जाए या टू आ जाए या थ्री आ जाए, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए डाइस के अंदर में, डाइस में अगर वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, तो हर केस में वो मैक्सिमम थ्री ही होगा, इसीलिए 3/6 है। फिर फोर आने का चांस 1/6 होता है, तो फोर आने का चांस क्या हो जाएगा, 1/6 चांस है उसके पास कि हाँ वो आ सकता है। फाइव आने का 1/6, सिक्स आने का 1/6। ये हो गया थर्ड के लिए। ऐसे ही हम लोग सेकंड के लिए करेंगे तो क्या होगा, तो सेकंड के लिए वन आने का चांस कोई चांस नहीं है, जीरो होगा। टू आने का क्या होगा, वन और टू में से कुछ भी आ जाए तो हो सकता है, तो इसलिए 2/6 होगा। थ्री आने का 1/6, फोर आने का 1/6, फाइव आने का 1/6, ऐसे ही करेंगे। अब अगर फर्स्ट ही स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हर एक के पास इक्वल चांस है। जो इनिशियल स्टेप है, पहला बार कॉइन टॉस कर रहे हो, पहला बार समझो डाई को टॉस कर रहे हो, पहला बार डाई को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो मैक्सिमम हर एक कोई जो आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। जो पहला ही हम लोग स्टेप थ्रो कर रहे हैं, तो पहला में क्या होगा, 1/6 ही होगा, इसीलिए 1/6, 1/6, 1/6, हर एक में 1/6 हो जाएगा। ये हो गया। अब फोर के लिए क्या होगा, तो फोर के लिए भी वो 0 0 0 होगा थ्री तक। फोर के लिए क्या हो जाएगा, तो 4/6 फिर 1/6, ऐसे ही वो। अब पैटर्न तो समझ ही गए होंगे, तो वो 0 0 0 0, 5/6 और 1/6। फिर लास्ट वाले में क्या होगा, तो सिक्स आने का, अगर इससे पिछले प्रीवियस स्टेप में अगर सिक्स आ चुका है, तो बाकी सब में तो जीरो होगा, और मैक्सिमम जो है ना सिक्स आएगा, तो वो क्या है, सिक्स ही मैक्सिमम ही रहेगा हमेशा, इसीलिए वन हो गया। तो ये हो गया हम लोग के पास टीपीएम। पहला काम निकालना था टीपीएम, टीपीएम निकल गया। अब जो है ना हम लोग को टीपीएम के साथ क्या निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है। तो पी जो है ना मतलब टीपीएम है, तो टीपीएम का ही स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो बस बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है और सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इसका सॉल्व कर लो, बस इसका आंसर आ गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करना होता है वो तो मालूम ही है ना, कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, ऐसे ही ये सेकंड रो को सेकंड फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आएगा। ऐसे जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसमें सॉल्व करना है। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था, पी ऑफ x2 इक्वल टू 6। x2 इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड स्टेप का सिक्स्थ स्टेट। ये है स्टेप और ये है स्टेट। तो यही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट हम लोग के पास मालूम है। इनिशियल स्टेट क्या होता है, P0। तो P0 में क्या क्या है, 1/6, 1/6, 1/6 सबके पास है। डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो 1/6 ही प्रोबेबिलिटी सबके पास है ना इनिशियली। तो सबके पास इनिशियली 1/6 ही है सबका। तो ये हो गया इनिशियल स्टेप। तो P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 निकालने के लिए P0 इंटू पी। तो P0 का वैल्यू 1/6 सबका है, वो 1/6 हो गया। और P का वैल्यू हम लोग अभी निकाले ही है, ये TDM है P। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल करेंगे तो ये वैल्यू आया। ये आ गया P1 का वैल्यू। अब P2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो P2 का वैल्यू निकालेंगे तो P1 इंटू पी इक्वल टू, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे P से, तो ये सॉल्व करके ये आया। तो ये हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में निकालना था P ऑफ x2 इक्वल टू 6। तो x2 इक्वल टू 6 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड स्टेप और सिक्स्थ वैल्यू वैल्यू, मतलब ये जो आया ना सेकेंड स्टेप का ये आया, इसका सिक्स्थ वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ वैल्यू यानी कि 91/216, ये आ गया आंसर। अब जो है ना यहाँ पे अभी एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ये है समझो रेगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें एक तरह से बेसिकली हम लोग स्टेडी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले रेगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, तो एक स्टोकेस्टिक मैट्रिक है, उसको हम लोग रेगुलर मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, जब उसका हर एक एंटिटी जो है ना, जितना भी एंटिटी है वो पॉजिटिव होगा। तो जितना भी एंटिटी ना किसी पॉइंट पे ना जाके वो अगर पॉजिटिव होगा तो उसको हम लोग रेगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और मार्कोव चेन इज सेड टू बी रेगुलर अगर इसका टीपीएम जो है ना, इफ इट्स टीपीएम इज रेगुलर अगर होगा तो, ये रेगुलर होना चाहिए यहाँ पे, ये टीपीएम नहीं, टीपीएम इज अगर रेगुलर, अगर टीपीएम जो है ना, जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स अगर रेगुलर है तो उसको हम लोग रेगुलर चेन होमोजेनियस, अगर कोई होमोजेनियस चेन को रेगुलर कह सकते हैं तब। तो अब इसके लिए ना, अब एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेडी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर जो है ना, अगर कोई भी अगर होमोजेनियस मार्कोव चेन है वो अगर रेगुलर है, तो एक ऐसा स्टेट आएगा ना जहां पे उसका समझो यूनिक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो लॉन्ग रन में जाके जहां पे कन्वर्ज करता है ना, बेसिकली एक कन्वर्ज का है कि हम लोग जो कन्वर्ज जहां पे करेगा तो वो एक स्टेडी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा।
सच दैट समझो एन टेंस टू स्टेडी स्टेट का मतलब ना कि लॉन्ग रन में, यानी कि एन टेंस टू इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो पी एन का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पाई। ये वैल्यू एक तरह से ये फॉर्मूला है समझो स्टेडी स्टेट का। तो स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट द nth स्टेप जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये पाई भी क्या है, ये भी एक तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो पाई जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई वन, पाई टू, पाई थ्री, ऐसे ऐसे करके जितने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से चलते आ रहा है वही डिस्ट्रीब्यूशन का उतना ही डिजिट का वो पाई भी बनेगा। तो पाई इक्वल टू पाई वन प्लस पाई टू और पाई के तक। ये हो गया समझो, दोनों जो है ना रो वेक्टर ही है। अब पाई का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी ये है ना, सबसे मेन प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे वो होता है पाई पी इज इक्वल टू पाई। इस पाई को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टीपीएम के साथ ना, तो वो रिजल्ट क्या करेगा, पाई में ही रिजल्ट देगा। तो ये समझो ये इसका प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग नोट करेंगे, ये प्रॉपर्टी है। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, मोस्टली यही क्वेश्चन करने से ना इसका सारा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि सारे ना इसके सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं। बुक में जो एग्जाम बुक में जो एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन गिवन है ना, वो भी इसी के बेसिस पे ही गिवन है। तो एक क्वेश्चन बस करो इसका, बस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इसका। तो ए मैन आइदर ड्राइव से, अभी ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ए मैन आइदर ड्राइव से कार और कैचेज ए ट्रेन टू गो टू द ऑफिस ईच डे। हर रोज ऑफिस जाने के लिए ना मैन तो या तो वो ड्राइव कर रहा है कार या फिर ट्रेन ले रहा है। अगर ना, और ये कंडीशन गिवन है ना कि वो ही नेवर गोस टू डे इन ए रो बाई ट्रेन। ट्रेन से ना वो कभी भी 2 दिन लगातार नहीं जाएगा, वो ट्रेन से बस एक दिन जाएगा, उसके बाद फिर ना दूसरा दिन वो कभी ट्रेन नहीं लेगा, या तो कार ले लेगा। वो मतलब ट्रेन नहीं लेगा तो ऑब्वियसली कार ही लेगा, वो कार ही लेगा। अगर एक दिन अगर वो ट्रेन से कवर किया है तो उसके बाद नेक्स्ट डे ना वो कार ही लेगा। इफ ही ड्राइव्स वन डे, और फिर ये कहा है ना कि अगर एक दिन ड्राइव कर रहा है तो वो ना नेक्स्ट डे उसका चांस क्या है कि वो ना कार से भी जा सकता है और ट्रेन से भी जा सकता है। मतलब कार के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रेन के लिए रिस्ट्रिक्शन था ना कि वो 2 दिन कभी नहीं जाएगा लगातार। कार के लिए ऐसा नहीं है, वो कार अगर आज चाह रहा है ना तो कल वो कार से भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब नाउ सपोज दैट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक मैन टॉस ए फेयर डाइस एंड ड्रोव टू वर्क इफ एंड ओनली इफ 6 appeared। अब ना ये कह रहा है ना कि पहला दिन जब वो जा रहा है, पहला दिन जब जा रहा है तो वो ना एक क्वाइन एक डाइस को थ्रो किया, और अगर 6 आएगा तभी वो कार से जाएगा। 6 आएगा तो कार से जाएगा, बाकी वैसे वो ट्रेन से जाएगा। तो फाइंड करना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स ए ट्रेन ऑन द थर्ड डे में ना कार ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फिर तीसरा दूसरा क्वेश्चन बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट ही ड्राइव्स टू वर्क ऑन द लॉन्ग रन। ये लॉन्ग रन है ना, यहाँ पे स्टेडी स्टेट का ये यूज होगा, लॉन्ग रन। स्टेडी स्टेट का यूज कहाँ पे होगा, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी जैसा। लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ, एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी जैसा यूज अगर आएगा ना, तभी हम लोग स्टेडी स्टेट का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी ये पहला क्वेश्चन में तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है ये, तो इसमें हम लोग को स्टेडी स्टेट का काम नहीं है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग के पास सैंपल स्पेस, स्टेट स्पेस क्या क्या है। तो स्टेट स्पेस इसके पास ऑप्शन क्या क्या है, ट्रेन का है, एक कार का है। तो इसका हम लोग टीडीएम नहीं बनाएंगे। ट्रेन के लिए हम लोग टी यूज किए हैं, कार के लिए हम सी यूज किए हैं, तो टी सी। और फिर प्रोबेबिलिटी स्टेट इसका क्या हो जाएगा, मतलब टीपीएम क्या हो जाएगा, टीपीएम। तो ट्रेन अगर लिया है तो ट्रेन जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, नेक्स्ट डे। ये समझो प्रीवियस डे का है, यहाँ पे जो ये जो है ना ये प्रीवियस डे का है। और ये कार टीसी जो है ऊपर में वो नेक्स्ट डे का है। ये बताए थे ना कि ये x n-1 का स्टेट होता है जो प्रीवियस स्टेट है, और ये हमेशा क्या होता है ऊपर में, ये जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, वो नेक्स्ट स्टेट मतलब प्रीवियस है। और ये प्रेजेंट स्टेट क्या है। तो अगर वो प्रीवियस डे अगर ट्रेन से गया है, तो ट्रेन से अगर वो कल अगर गया था, समझो कोई मान लो कि कल गया था, तो आज वो ट्रेन से जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है उसके पास, तो 0। क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है ना कि 2 दिन वो लगातार ट्रेन से नहीं जाएगा। मतलब क्या है, अगर वो कल अगर ट्रेन से गया था तो वो आज ट्रेन से वो जाएगा नहीं, तो 0 होगा ट्रेन का। और वो हमेशा कार लेगा, तो कार लेगा यानी कि 1 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। और फिर कार अगर कल अगर वो कार से गया था, तो आज उसका ट्रेन से जाने का क्या है, ट्रेन में क्या था कि जस्ट एज लाइकली टू ड्राइव अगेन एज ही ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब ट्रेन और कार का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी कि 1/2 और 1/2। ट्रेन से जाने का भी चांस है और कार से जाने का भी चांस है, और दो ही चांस है, तो 1/2 ये हो गया इसका टीडीएम। और इनिशियल स्टेप क्या होगा, इनिशियल स्टेप में क्या पहला दिन वो क्या चूज कर रहा है,
पहला दिन इनिशियल स्टेप इसमें P1 से स्टार्ट होगा क्योंकि वो पहला दिन से ले रहा है, तो P1 इक्वल टू क्या गिवन है हम लोग के पास 1/6। अगर टीडीएम हम लोग क्या बना रहे हैं, इसमें हम लोग स्टेट क्या बना रहे हैं, पहले ट्रेन ले रहे हैं कार ले रहे हैं, तो ट्रेन से जाने का प्रोबेबिलिटी उसके पास कितना है, पहला दिन ट्रेन के पास, पहला दिन उसका ट्रेन से जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5/6, और कार से जाने का 1/6। ये कैसे आया, तो 1/6 कैसे आया, तो गोइंग बाई कार का मतलब क्या हो गया, पहला दिन गेटिंग 6। ये क्या लिखा हुआ था, अगर जो है ना फेयर डाइस को टॉस किया है और अगर 6 आएगा, अगर डाइस में अगर 6 आएगा तभी वो कार से जाएगा, तो कार से जाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, गेटिंग 6 इंटू ए डाइस। तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है डाइस में, 1/6, तो 1/6 इसका हो गया, और उसी में से 1 माइनस 1/6 कर दो तो 5/6 इसका हो गया। ये हो गया P1 निकल गया। अब हम लोग P2 निकालेंगे P1 इंटू पी इक्वल टू 5/6 इंटू 1 मतलब 5/6 1/6, ये तो इनिशियल हो गया, इनिशियल इंटू ये टीडीएम का वैल्यू, तो इसको P2 इक्वल टू इतना आ गया। फिर P3 इक्वल टू हम लोग क्या निकालेंगे, P2 इंटू पी, तो P3 इक्वल टू इतना आ गया। हम लोग को निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी निकालना था दैट ही टेक्स द ट्रेन ऑन द थर्ड डे। ट्रेन से जाने का प्रोबेबिलिटी थर्ड डे में क्या है, तो मतलब थर्ड डे मतलब ये थर्ड स्टेट में क्या है, तो इसका, और ट्रेन से जाने का, तो ट्रेन से जाने का क्या था, एक सेकंड, इसमें ये क्या है, ही टेक्स ए ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन से जाने का क्या है, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ये ट्रेन से जाने का है ना, इसमें आंसर गलत है, यहाँ पे 11/24 होगा, ये 11/24 है ना, ये 11/24 होगा, ये जो वैल्यू है ये ट्रेन का है ना, तो ये ट्रेन से जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 11/24, ये 11/24, ह्यूमन गोइंग बाय ट्रेन ऑन द थर्ड डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/24, ये आंसर हो गया। अब इसके पास जो है ना सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा था, सेकंड क्वेश्चन हम लोग को निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी दैट ही ड्राइव्स टू वर्क, मतलब कार से जाने का उसके पास प्रोबेबिलिटी लॉन्ग रन में कितना है, तो लॉन्ग रन के लिए लेट एज्यूम करेंगे, लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ, लेट पाई इक्वल टू पाई 1 पाई 2 जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरम द स्टेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और द स्टेट मतलब एक तरह से स्टेडी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये पाई जो है, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ द पाई का जो प्रॉपर्टी था एनपी इज इक्वल टू पाई होता है, तो एनपी इक्वल टू पाई का मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब पाई 1 इंटू पाई 2, और पी का मतलब टीडीएम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यही आया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ये आया, और इक्वल टू ये है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल, तो पाई 2 इज इक्वल टू पाई 1, और फिर पाई 1 प्लस पाई 2 इज इक्वल टू पाई 2, ये इक्वल हो गया, और ये एक दो इक्वेशन बन गए, हमें दो इक्वेशन मिला। अब अगर हम लोग को ये भी बात मालूम है ना कि जो रो वेक्टर है, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये रो वेक्टर है ना, इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है वो 1 होता है, तो पाई 1 प्लस पाई 2 इक्वल टू 1 होगा, तो पाई 1 प्लस पाई 2 इक्वल टू 1 होगा, ये हम लोग को मालूम ही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, कोई भी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वैल्यू होता है, सम होता है, वो 1 होता है, तो इसीलिए पाई 1 प्लस पाई 2 इक्वल टू 1 हो गया। अब ये जो इक्वेशन 1 है ना, इस 1 इक्वेशन से पाई 1 का वैल्यू क्या है, पाई 2/2, तो वही वैल्यू पुट करेंगे, पाई 1 का वैल्यू पाई 2/2 हम लोग पुट किए, प्लस पाई 2 इक्वल टू 1, तो 3 पाई 2/2 इक्वल टू 2 मिल गया, पाई 2 इक्वल टू 2/3 मिल गया। इससे हम लोग पाई 1 भी निकाल सकते हैं, पाई 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 2/3, पाई 1 इक्वल टू ये हो गया। अब अगर लॉन्ग रन में जाने का, ड्राइव बाई मींस ट्रेवल बाई कार ऑन लॉन्ग रन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कार से जाने का मतलब क्या हो गया कि पाई 2 का वैल्यू क्या होगा, तो पाई 2 का वैल्यू क्या है, तो 2/3, तो ये 2/3 है, तो 2/3 आंसर आ गया। ये हो गया समझो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन स्टेडी स्टेट वाले का, बस यही एक क्वेश्चन है, और इसी के जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन ना तुमको एग्जाम्पल मतलब बुक का जो एक्सरसाइज है ना, बुक का एक्सरसाइज में ये मिल जाएगा, इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन है वो, तो वो वैसे सॉल्व हो जाएगा बुक के एक्सरसाइज में। और फिर अब जो है ना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैम्बलर हैज ₹2, ही बेट ₹1 एट ए टाइम एंड विंस ₹1 विथ प्रोबेबिलिटी 1/2, ही स्टॉप प्लेइंग इफ ही लूजेस 2 और विंस 4। व्हाट इज द टीपीएम रिलेटेड मार्को चैन, इसमें भी हम लोग को टीपीएम बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज लॉस्ट हिज मनी एट द एंड ऑफ 5 प्ले, एंड ऑफ 5 प्ले का मतलब क्या हो गया कि P5, और इसमें लॉस्ट हिज मनी, तो लॉस्ट हिज मनी का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0, ये 0 का वैल्यू हम लोग को निकालना है।
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ऑफ x5 इक्वल टू 0। ये हम लोग को बताना है। और फिर ये अब क्या है, पी, थर्ड क्वेश्चन है पी प्रोबेबिलिटी दैट ही द गेम लास्ट मोर देन 7 प्लेस, 7 तक जाने के बाद भी ना गेम खत्म नहीं होगा। गेम कब खत्म हो रहा है, तो या तो वो हार जा रहा है पूरा, या फिर वो 4 रुपए जीत रहा है, एक्स्ट्रा जीत रहा है। तो इसका जो सैंपल स्टेट बनेगा, तो सैंपल स्टेट अभी क्या बनेगा, स्टेट स्पेस। तो वो या तो अगर 2 रुपए हार जाएगा तो गेम एंड होगा, अभी वो 2 पे है, अभी उसके पास 2 रुपए है, तो 2 रुपए अगर हार जाएगा, तो यानी कि 0 तक अगर हो जाए, मतलब सारा पैसा हार जाए, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 कहाँ तक आया, क्योंकि अगर 4 रुपए अगर जीत जाएगा ना, तो वो गेम खेलना बंद कर देगा, तो 2 + 4 क्या होगा 6, इसीलिए 6 तक आया। तो ये पूरा सैंपल स्टेट है, तो इसी का हम लोग मैट्रिक्स बना लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरफ भी 0 1 2 3 4 5 6। इसका जो अब टीडीएम बनेगा, तो 0 है, अगर वो 0 पे है इसका क्या मतलब है, तो 1 ही हो जाएगा इसका, क्योंकि 0 पे है तो वो तो हार ही गया है, मतलब अभी वो 0 है तो वो तो गेम अब खेलेगा ही नहीं। 0 है तो वो गेम खेलना बंद कर देगा, इसीलिए 1 हो गया। और फिर बाकी सारा 0, क्योंकि वो अब गेम ही नहीं खेल रहा है, तो उसका बस 0 ही आने का प्रोबेबिलिटी बस 1 है, क्योंकि वो गेम छोड़ चुका है, तो 1 हो गया। फिर अब अगर 1 है, अगर उसके पास अभी अगर 1 रुपीज है, तो वो या तो हार जाएगा, या तो ये जीत जाएगा। अगर हारेगा तो 0 हो जाएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। जीतेगा तो 2 हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/2, बाकी सबका 0 होगा, क्योंकि और तो कहीं जा नहीं सकता है ना, वो या तो हार सकता है या जीत सकता है। उसके पास अभी अगर 1 रुपए है, मतलब प्रीवियस स्टेट में अभी अगर उसके पास 1 रुपए है, तो वही तो या तो जीतेगा या हारेगा। अगर वो जीतेगा तो 2 रुपए हो जाएगा, तो 2 रुपए होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। और अगर हारेगा तो 0 रुपया हो जाएगा, तो 1/2। ऐसे ही अगर 2 रुपए अगर उसके पास है, तो 2 रुपए में या तो वो अगर हारेगा तो 1 रुपया हो जाएगा, तो 1 रुपए का होने का 1/2, जीतेगा तो 3 रुपए हो जाएगा, तो 1/2। ऐसे ही हम लोग बाकी सबका बनाएंगे। तो 6 में क्या होगा, तो 6 में क्या होगा, तो वो तो 6 अगर हो गया है, तो उसका क्या मतलब, वो गेम छोड़ देगा, तो गेम छोड़ेगा, इसीलिए 6 में वो 1 होगा, बाकी सब में 0। तो ये हम लोग के पास टीडीएम बन जाएगा ऐसे। तो ये टीडीएम बन गया। और इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है, कि गैम्बलर हैज 2 रुपीज, उसके पास 2 रुपए अभी है, बाकी तो अभी इनिशियल में क्या मतलब हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 2 रुपए है उसके पास, दो, तो 2 में 1 होगा, बाकी सब में 0। ये उसके पास इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हम लोग के पास। तो अब हम लोग को इसमें निकालना क्या है, हम लोग को इसमें निकालना है ना, समझो ये तो इनिशियल टीडीएम निकाल चुके हैं। अब दूसरा निकालना है ना, एट द एंड ऑफ 5 प्ले, मतलब P5 के में हम लोग को निकालना है। तो पहले P1 निकालेंगे, फिर P1 निकालेंगे कैसे, तो P0 का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है, फिर P से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। इसी तरह से हम लोग P2 करेंगे, इसी तरह से P3। ये क्वेश्चन ना बहुत लंबा होगा, मतलब इसको हम लोग को ना हर एक को सॉल्व करना है, ये तो हम बस डायरेक्टली सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करके लिख दिए है ना। इसमें हम लोग को एग्जाम में ना ये कैलकुलेशन अच्छे से करना है, कैलकुलेशन में गलती अगर होगा ना तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कैलकुलेशन अच्छे से करना है, कैलकुलेटर ले जाना, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर लेना, या फिर तो जल्दी हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू सबका P2 निकालेंगे, P3 P4 P5। और यहाँ पे ना नेक्स्ट क्वेश्चन में ना कहाँ तक हो रहा है 7 प्ले तक, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली पहले 7 तक ही निकाल ही ले रहे हैं। तो P5 P6 P7 ये सबका हम लोग निकाल लिए, सबका वैल्यू हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया। अब उसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट ही लॉस्ट हिज मनी एट द एंड ऑफ 5 प्ले, मतलब Px5 इक्वल टू 0 ये निकालना है। तो Px5 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये जो फिफ्थ स्टेप है, x5 का मतलब फिफ्थ स्टेट में, फिफ्थ फिफ्थ स्टेप में जो हार जाने का मतलब क्या हो गया, x0, हार जाने का मतलब 0 का 3/8 है, तो वही इक्वल टू क्या हो गया 3/8, ये आंसर हो गया। अब जो है ना दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि पी गेम लास्ट मोर देन 7 प्ले, 7 प्ले से ज्यादा ना गेम चलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, गेम खत्म कब होगा, जब 0 या 6 हो जाए, 0 या 6 हो जाए तो गेम खत्म होगा। तो इसके अलावा 7 प्ले तक अगर 1 2 3 4 5 अगर आया है, तो गेम अभी और चलेगा। तो 0 और 6 के अलावा और कोई भी आया तो गेम चलेगा, इसीलिए Px7 इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 यानी कि ये P7 में हम लोग देखेंगे।
ये 0 वाला और ये 6 वाला को छोड़ के बाकी सबको हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 7/64 प्लस 0 प्लस 27/128 प्लस 0 प्लस 13/128, ये सबको हम लोग ऐड करके 27/64 आ गया। ये हो गया समझो इसका, समझो ये भी क्वेश्चन। अब इसका लास्ट टॉपिक ये है, लास्ट टॉपिक इसका समझो बेसिकली ना ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ मार्कओव चेन, ये इसका समझो लास्ट टॉपिक है। तो इसमें ना चार तरह का, एक तरह से चार चार चीज क्लासिफिकेशन में हम लोग को चार चीज बताना होता है कि या तो वो रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल है, ये पहला चीज हुआ। या तो वो पीरियोडिक या एपीरियोडिक है, या तो पीरियोडिक या एपीरियोडिक है, ये दूसरा चीज हो गया। अब तीसरा चीज कि या तो वो नल नॉन नल परसिस्टेंट होगा या फिर परसिस्टेंट होगा, ये हो गया। और फिर जो है फिर या तो अब ये एरोडिक होगा या फिर नॉट एरोडिक होगा, ये चार चीज हम लोग को बताना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला चीज क्या है ना कि इरिड्यूसिबल कब होगा। तो इरिड्यूसिबल कब होगा ना, जब उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालेंगे, उसका कोई ऐसा कंडीशन अगर मिल जाए ना जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कुछ भी हो चलेगा, जीरो से बड़ा होना चाहिए कोई भी स्टेट में। ऐसा नहीं जरूरी है ना कि पहला स्टेप में ही सारा वो जीरो हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं, मतलब जीरो से बड़ा हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम किसी भी स्टेप में अगर उसका, किसी भी स्टेप में कोई भी वैल्यू अगर उसका अगर ग्रेटर देन जीरो अगर हो रहा है, सब वैल्यू अगर सारे वैल्यू अगर उसका जीरो हो से ग्रेटर देन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, तो वो इरिड्यूसिबल होगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, रिड्यूसिबल होगा। बस यही इसका समझो मतलब है। फिर दूसरा, दूसरा जो है ना पीरियोडिक, तो पीरियोडिक में मतलब क्या होगा ना कि जो डायगोनल एलिमेंट है, कोई मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट जो है, वो डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो से बड़ा हो रहा है किसी भी स्टेप में हर एक का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो पीरियड हम लोग कहेंगे, उसके लिए पीरियोडिक होगा। तो उसका पीरियड क्या होगा, तो जो स्टेप में वो हो रहा है ना, उस स्टेप का हम लोग लिस्ट बनाएंगे, उस स्टेप का जो जीसीडी है, हाईएस्ट कॉमन है, मतलब एक तरह से एचसीएफ जो होगा उस स्टेप का, एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ का जो वैल्यू होगा वो उसका पीरियड हो जाएगा, ये हो गया। और फिर पीरियोडिक कब होगा, जब अगर उसका हर एक स्टेप जो है ना वो अगर, अगर हर एक स्टेप अगर उसका अगर पीरियोडिक कब होगा, तो जब वो पीरियोडिक में मतलब क्या होगा, तो पीरियड अगर वन से ज्यादा आया, ये जो पीरियड हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, ये पीरियड अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, ये पीरियड अगर वन से ज्यादा आया तो पीरियोडिक होगा, और अगर इक्वल टू वन आया तो ए पीरियोडिक होगा। बस ये दो चीज हुआ। तो और अब तीसरा चीज में क्या था, नन परसिस्टेंट। तो अगर मार्कोव चेन जो है फिनाइट है, अगर फिनाइट है और इरिड्यूसिबल है, तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं नन रिड्यूसिबल, मतलब नन नन नल परसिस्टेंट अगर इसको कहते हैं। और फिर अब अगर नन 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 नल परसिस्टेंट अगर हो गया है और अगर ए पीरियोडिक भी है, तब उसको हम लोग एरोडिक कहते हैं। तो ये चार क्लासिफिकेशन थे। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अब ये देखो, इसमें ना क्या है, तो फाइंड द नेचर ऑफ मार्कोव चेन विद द टीपीएम। हम लोग को नेचर बताना है, मतलब एक तरह से क्लासिफाई करना है। तो P इक्वल टू हम लोग के पास वैल्यू गिवन है। अब इसी का हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो P इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है, टीपीएम का वैल्यू ये गिवन है। तो पी स्क्वायर निकालेंगे, पी क्यूब निकालेंगे, P4 ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ये है पी स्क्वायर, यानी कि इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही बस कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके ये आया, P3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके यही आया, ये वापस से ये आ गया, इक्वल टू P है। ये जो वैल्यू आया ना ये इक्वल टू P है। तो इसको हमको क्या लिख सकते हैं, P4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू P होता है, मतलब P3 इंटू P। तो P3 का वैल्यू P है, तो P इंटू P क्या होगा, P स्क्वायर। तो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, P का पावर में 2n, मतलब अगर इवन पावर है तो उसका क्या मतलब होगा, पी स्क्वायर होगा, और अगर ऑड पावर है तो पी होगा। ये इन जनरल है। अब अगर हम लोग ये देख रहे हैं ना कि अब हम लोग को ये चेक करना है हर एक एलिमेंट ना किसी में जीरो से बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो P00 इसमें नहीं आ रहा है जीरो से बड़ा, लेकिन इसमें आ रहा है। इसमें देखो ये जीरो से बड़ा है, 1/2 है, तो P2 के लिए वो बड़ा है। तो P2 के लिए 00 बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो। अब P01, तो 01 पहला ही में ये 01 जो है ना ये बड़ा है, तो मतलब P1, ये जो है P1 के लिए ही 01 जो है ना बड़ा है। अब P02, ये P02 मतलब यहाँ पहला में देखो जीरो है, लेकिन दूसरा में ये जीरो से बड़ा है, तो P02 क्या हो जाएगा, तो 2 के लिए बड़ा है। ऐसे ही सिमिलरली P10 क्या है, तो P10 इसमें बड़ा है, तो 1 में ही बड़ा है, तो 1 में 1 के लिए ये बड़ा है। फिर P11 क्या है, तो P11 इसमें जीरो है लेकिन इसके में 1 है,
तो मतलब P2 वाले में 1 है, तो P2 के लिए वो बड़ा है 0 से। फिर ये क्या है, P11 1 के लिए बड़ा है, तो P11 जो है ना 1 के लिए ही बड़ा है वो। फिर P20 जो है वो किसके लिए है, तो P20 जो है ना 2 के लिए ये बड़ा है। फिर P2 फिर P जो है 2 जो है वो किसके लिए है, 2 के लिए बना है। फिर T1 जो है वो किसके लिए है, 1 के लिए ही बना था। तो ये सारे वैल्यू ना किसी के लिए बना है। ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए ना कि इसी में सारे एलिमेंट जीरो से बने हो। अगर इसमें अगर जीरो है ना, पहला जो P है, पहला P में अगर वो जीरो है तो हम लोग दूसरा P में देखेंगे कि वो जीरो से बना है या नहीं। फिर दूसरा में अगर हो गया तो फिर तीसरा में देखेंगे, फिर चौथा में देखेंगे, ऐसे हम लोग कंटिन्यू करके देखेंगे। किसी में भी अगर बड़ा हो गया ना तो उसको हम लोग को लिख लेना है, किसी में भी बना होगा तो ये लिख लेना है। तो इसमें सारे एलिमेंट देखो, सारे एलिमेंट जीरो से बने हो गए। अगर जीरो से बने हो जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इरिड्यूसिबल। तो ये इरिड्यूसिबल हो गया। अब ऐसे ही हम लोग को डायगोनल देखना है, तो डायगोनल में देखो, डायगोनल में पहला डायगोनल सारा जो पहला जो पी है उसका सारा डायगोनल जीरो है, तो जीरो वाला को हम लोग नहीं लिखना है, जीरो से बड़ा। लेकिन दूसरा में देखो, दूसरा में सारा डायगोनल क्या है, तो वो बड़ा है, मतलब ये इवन वाला में बड़ा है। और ये फिर तीसरा में देखो, तीसरा में सारा जीरो ही है, तो एक तरह से वो यही कंटिन्यू होगा। ये जो है ना यही तो, क्योंकि ये हम लोग इक्वल ही हो रहा है ना, ये तो बार बार फिर अब P4 जो है वो क्या हो गया, P² के इक्वल हो गया। तो ये P2 के लिए बड़ा है, P4 के लिए बड़ा है, ऐसे ही P6 के लिए होगा, तो वो यही हम लोग लिखेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट है वो 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, इन सब के लिए जीरो से बड़ा है। तो इसी के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये ऑल स्टेट्स ऑफ द चेन आर जो पीरियोडिक एंड फिनाइट। अब इसके लिए ये जो है ना, ये गलती से इसमें ऐड हो गया, ये नहीं है, ये इसी लाइन को काट दो, ये लाइन इसमें नहीं है। और फिर आल्सो अब ये वैल्यू है ना यहाँ पे, ये जो P2 P4 P6 जो है ना ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल द स्टेट ऑफ द चेन विथ पीरियड। इसमें पीरियड क्या होगा, तो पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या था, जो पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था, जीसीडी ऑफ, जिस कंडीशन में वो ग्रेटर देन जीरो होगा उसका जीसीडी निकालना है, जिस स्टेट में। तो इसमें जीसीडी ऑफ किसका निकालेंगे, देखो 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए वो ग्रेटर देन जीरो है, तो 2 4 6 का हम लोग जीसीडी निकालेंगे। 2 4 6 का जीसीडी क्या होता है 2, तो इसका पीरियड ये हो गया। और सिंस ऑल द पीरियड जो है ना 6 से बड़ा है, मतलब ये 2 है, ये जो 2 है इसका क्या मतलब हो गया, ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या था कंडीशन, अगर ग्रेटर देन 1 अगर हो जाए, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, तो ये पीरियोडिक होगा, तो ये पीरियोडिक हो गया, इसीलिए ये जो पूरा स्टेट है ना वो पीरियोडिक हो जाएगा, ये पूरा पीरियोडिक हो जाएगा। और अब हम लोग जो तीसरा कंडीशन चेक करते थे वो क्या होता था, चेन इज फिनाइट एंड इरिड्यूसिबल इफ इट स्टेट आर नॉन परसिस्टेंट। तो इसमें हम लोग के पास जो है ना, हम लोग के पास ये चेन जो है ये फिनाइट चेन है, और ये इरिड्यूसिबल भी है। हम लोग ऊपर में देख लिए कि ये इरिड्यूसिबल भी है, तो फिनाइट भी है और इरिड्यूसिबल भी है, इसीलिए इसको हम लोग नन नल परसिस्टेंट कह सकते हैं। लेकिन ये जो चेन जो था ये पीरियोडिक था, ए पीरियोडिक होता तो ये इरोडिक होता, लेकिन ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक है इसीलिए इसको इरोडिक कह सकते हैं। इसको ये जो है ना इरोडिक नहीं कह सकते, आर नॉट इरोडिक। इसमें ना ए पीरियोडिक नहीं है, इसीलिए हम लोग इरोडिक इसमें हम लोग कहेंगे। ये हो गया समझो पहला क्वेश्चन। इसमें याद रखना कि ये स्टेप जो है ना वो गलती से लिखा गया है, वो नीचे में ये इसका करेक्शन है, वो इसको काटे नहीं है, काटना भूल गए थे, तो ये बस ये है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन ना ये समझो, खुद से भी चाहो तो कर सकते हो। इसमें 3 बॉयज जो है ना ए बी सी आर थ्रोइंग ए बॉल। ए जो है ना हमेशा बी को थ्रो कर रहा है, बी जो है हमेशा सी को कर रहा है, सी जो है वो क्या कर रहा है, ए और बी में से किसी को भी थ्रो कर सकता है। तो अब इसी का हम लोग टीपीएम निकालना है। तो इसका टीपीएम तो बहुत ईजी है। अगर ए के पास बॉल है, मान लो अभी अगर ए के पास बॉल है, तो वो किसको थ्रो करेगा, वो बी को ही थ्रो कर रहा है, इसीलिए बी में वो खुद को तो थ्रो करना, मतलब थ्रो तो करना ही है, तो खुद को थ्रो नहीं कर सकता इसीलिए जीरो होगा। और सी को भी थ्रो नहीं करेगा इसीलिए जीरो होगा। बी को ही हमेशा थ्रो कर रहा है, हमेशा बी को कर रहा है इसीलिए 1। और बी क्या कर रहा है, हमेशा ए को थ्रो कर रहा है, मतलब बी जो, मतलब ए को नहीं, सी को, हमेशा सी को थ्रो कर रहा है, तो ए के लिए जीरो होगा, बी के लिए जीरो होगा, सी को हमेशा थ्रो कर रहा है। और सी क्या कर रहा है, सी जो है 1 और 2 को इक्वली लाइकली थ्रो कर रहा है, मतलब 1 को भी थ्रो कर सकता है, बी को भी थ्रो कर सकता है, तो 1/2 होगा। और सी का वैल्यू यहाँ पे जीरो, मतलब अपने आप को तो थ्रो करेगा ही नहीं, तो इसीलिए जीरो। ये हो गया इसका टीडीएम, मतलब टीपीएम। तो टीपीएम आ गया। अब इस टीपीएम के अकॉर्डिंग ना हम लोग को ये बताना था ना, इसमें हम लोग प्रूफ क्या क्या करना था,
कि सो दैट द प्रोसेस इज मार्कोवियन। तो इसमें बेसिकली यही हो रहा है ना कि अब सी जो है किसको थ्रो करेगा, वो अब प्रीवियस स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा और किसी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इसीलिए अब सी के पास बॉल है तो सी ही किसको थ्रो करेगा उस पर डिपेंड कर रहा है, तो किसी और स्टेट पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए वो एक्शन जो है ना वो मार्कोवियन चेन है। अब हम लोग को बताना क्या है, इसमें हम लोग को बताना है कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स हम लोग निकाल लिए, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टीपीएम ही था, वो निकल गया, ये निकल गया। अब क्लासिफाई करना है, तो क्लासिफाई करने के लिए मतलब वही चार चीज हम लोग को बताना है कि इरिड्यूसिबल है और रिड्यूसिबल है या नहीं, पीरियोडिक और अपीरियोडिक है या नहीं, और फिर पीरियोडिक और अपीरियोडिक हो गया, इरिड्यूसिबल वो हो गया, और नन नन परसिस्टेंट है या नहीं, और फिर इरोडिक है या नहीं। बस ये चार चीज बताना है क्लासिफाई में। तो उसको बताने के लिए पहले पी स्क्वायर निकालेंगे, तो पी स्क्वायर यानी कि इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके ये आया, ये पी स्क्वायर आया। अब पी स्क्वायर को हम लोग फिर पी क्यूब निकालेंगे, पी क्यूब ये आया। ये अभी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, इसीलिए हम लोग पी फोर भी निकालेंगे, फिर पी फाइव भी निकालेंगे, फिर पी सिक्स भी हम लोग एक निकाल लिए। वो समझो एक तरह से पी सिक्स तक हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि तीन तीन में हम लोग करना होता है ना, तो पी सिक्स तक हम लोग को निकालना होता है। ऊपर में तो वो सेम ही आ रहा था, वो जो है ना बार बार सेम आ रहा था, इसीलिए हम लोग पी थ्री तक ही निकाले, देख लिए कि सेम आ रहा है, ये पी के इक्वल आ रहा है, इसीलिए वो हम लोग कर लिए। इसमें हम लोग को सेम नहीं आ रहा था, सेम नहीं आ रहा था, इसीलिए पी सिक्स तक हम लोग सबका निकाल लिए। अब हम लोग ये चेक करेंगे ना, तो कि किस में इक्वल ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। पी वन वन किस में आ रहा है, पी वन वन किस में ग्रेटर देन आ रहा है, तो पी वन वन देखो पी वाले जो है पी में जीरो है, फिर पी टू में भी जीरो है, पी थ्री में जाके वो ग्रेटर देन है, तो इसीलिए पी थ्री में जो है ना पी थ्री में वो ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए पी थ्री का में वो ग्रेटर देन जीरो है, वो लिख दिए। फिर पी वन टू जो है पहला वाला में ही जो है ना पी वन वन, ये जो है ना ये पहला वाला में ही वन में था, मतलब ग्रेटर देन जीरो था, इसीलिए पहला वाला में। ऐसे ही हम लोग को देख के सबका निकाल लेना, जैसे पिछले में बताए थे, जैसे पिछले में बताए थे ना कि सबका हम लोग को देख के निकालना है। वो हम लोग सबसे पहले ना हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पी वन से ही, वन में देखते हैं, पहला वन में, जैसे कि अभी पी, जैसे कि ये था ना, जैसे कि पी वन वन था, ये वन वन हम लोग देखेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें ग्रेटर देन जीरो है या नहीं, इसमें देखो जीरो है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर पी टू में देखेंगे तो पी टू में भी जीरो है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन बढ़ना है। फिर पी थ्री में अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, तो पी थ्री का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पी थ्री ग्रेटर देन जीरो ये लिख लेंगे। फिर ऐसे ही हम लोग सबको लिख लेंगे, सबका वैल्यू ना किसी न किसी में जाके ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है, इसीलिए मार्कअप चेन जो है वो क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। तो सारे वैल्यू अब ग्रेटर देन जीरो थे, इसीलिए चेन जो है इरिड्यूसिबल हो जाएगा। अब हम लोग को वो डायगोनल देखना है कि डायगोनल किस में जीरो हो रहा है। तो डायगोनल जो है ना, अब देखो डायगोनल किस में जीरो हो रहा है, वो हम लोग को चेक करने के लिए ना, वो देखो अलग अलग में जीरो हो रहा है। मतलब देखो ये पहला डायगोनल जो है, पहला में तो वो तीनों में जीरो हो रहा है। फिर दूसरा जो है ना पी जीरो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना सिर्फ ये जो है ना ये वैल्यू जीरो हो रहा है। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई भी वैल्यू जो है ना, मतलब ये तो जीरो, मतलब जीरो नहीं होना, हम लोग को चेक करना है ना कि जीरो से बड़ा कौन कौन सा होना चाहिए। तो पहला में तो सब जीरो हो रहा है, तो पहला में तो कुछ नहीं मतलब है। दूसरा वाला में क्या है, पी टू में, तो पहला वैल्यू बस जीरो हो रहा है, बाकी दोनों जो है ना ग्रेटर देन जीरो है। फिर तीसरा में क्या है, तो सारे वैल्यू ही ग्रेटर देन वन, मतलब जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो का सारे वैल्यू ये है। फिर चौथा में क्या हो रहा है, तो फिर चौथा में बस ये दो हो रहे हैं। फिर पांचवा में क्या हो रहा है, सब जीरो से ग्रेटर देन है, और छठा में क्या हो रहा है, सब ग्रेटर देन जीरो है, तो वो सारे वैल्यू जो है ना हम लोग लिख लेंगे। तो पी जो है ना टू थ्री फाइव सिक्स, इन सब में क्या हो रहा है, टू थ्री फाइव सिक्स, ये टू थ्री फाइव सिक्स में क्या हो रहा था, तो जो सेकेंड और थर्ड स्टेट है उसके लिए वो ग्रेटर देन जीरो था। तो टू थ्री फाइव सिक्स इन सब में जो है ना डायगोनल ग्रेटर देन जीरो है, किसके किसके लिए, आई इक्वल टू टू और थ्री के लिए, मतलब जो है ना पहला जो है टू टू, ये टू टू थ्री थ्री, इसके लिए हम लोग के पास वो ग्रेटर देन, मतलब फर्स्ट स्टेट के लिए जीरो इसमें हो रहा था ना टू में, तो फर्स्ट स्टेट को हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे, तो फर्स्ट स्टेट के लिए बाद में निकालेंगे, पहले ये टू और थ्री का स्टेट का निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू और थ्री जो है ना पीरियोडिक है विथ पीरियड जीसीडी, पीरियड को पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जीसीडी ऑफ जितने भी वैल्यू है, तो टू थ्री फोर, मतलब टू थ्री फाइव सिक्स, तो यहाँ पे होगा टू, मतलब थ्री टू थ्री फाइव सिक्स सबके लिए जो जीसीडी का वैल्यू होगा क्या होगा, वन होगा। इसका हम लोग सब इन सबका जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी निकालेंगे तो इसका वैल्यू वन आया। तो वन आया, इसका क्या मतलब है कि ए पीरियोडिक है। तो स्टेट टू और थ्री क्या है, ए पीरियोडिक है। अब ऐसे ही हम लोग स्टेट टू थ्री निकल गया, अब स्टेट वन का भी हम लोग को निकालना है।
तो 1 के लिए हम लोग देखेंगे, तो 1 के लिए ग्रेटर देन 0 किस में हो रहा है? 2 में नहीं हो रहा है। देखो अब 3 में ये ग्रेटर देन 0 है, 4 में नहीं हो रहा है, 5 में ये ग्रेटर देन 0 है, 6 में ये ग्रेटर देन 0 है। तो 3, 5, 6 बस इस 3 गो में हो रहा है। तो 3, 5, 6 इन सब में ग्रेटर देन 0 हो रहा है i इक्वल टू फर्स्ट स्टेट के लिए। i इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट स्टेट के लिए। तो स्टेट फर्स्ट जो है ना वो पीरियोडिक है विथ पीरियड। इसका पीरियड क्या होगा? जीसीडी ऑफ 3, 5, 6 इक्वल टू 1। ये भी 1 आया, तो इसका भी मतलब ये भी जो है ना ए पीरियोडिक है। मतलब पहला स्टेट भी ए पीरियोडिक है, दूसरा तीसरा तो ए पीरियोडिक था ही। ये मतलब तो टोटल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑल द स्टेट आर ए पीरियोडिक, ये हम लोग लिख सकते हैं। टोटल 3 ही स्टेट थे ना, मतलब ए बी सी, वो जो तीन वॉइस थे ना ए बी सी, तो वो तीनों स्टेट जो थे वो तीनों स्टेट ए पीरियोडिक हो जाएंगे। तो ये हो गया ए पीरियोडिक। अब हम लोग के पास जो है ना सारे स्टेट जो है इरिड्यूसिबल भी है और फिनाइट भी है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेन जो है वो क्या है? नन परसिस्टेंट है। अब जो है ना ऑल चेन जो है ना नन परसिस्टेंट भी है और ए पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक अगर रहता तो ये नॉट पीरियोडिक होता, लेकिन ये ए पीरियोडिक है और नन परसिस्टेंट भी है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं कि ऑल द स्टेट आर एरोडिक। ये एर्गोडिक, एर्गोडिक जो है मतलब जितने भी स्टेट है ना सारे एर्गोडिक है। तो इसमें ना क्लासिफिकेशन में हम लोग को बस करना क्या है ना, सारे वैल्यू में ना हम लोग को ये चेक करना है। हम लोग ना हमेशा याद रखना है कि P6 तक मिनिमम निकाल के देखना। ये जो है ना P6 तक अगर निकाल के देखोगे ना तो सारे समझो क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से हो रहे हैं। तो P6 तक निकाल के देखना और फिर ये मिला के देखना कि सारे में वैल्यू कौन ग्रेटर देन 0 ना हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नॉर्मली ये हो ही जाता है ग्रेटर देन 0, 6 तक ना किसी में तो 0 हो ही जाएगा, नहीं होगा तो तब तो नॉन ये जो है ना रिड्यूसिबल हो जाएगा। तो वो इरिड्यूसिबल जो है ना ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है, जो सारे कंडीशन है वो अगर ग्रेटर देन 0 अगर हो रहे हैं किसी ना किसी स्टेट में, जरूरी नहीं है कि पहला ही में हो जाए। जैसे कि ये पहला में नहीं हुआ, दूसरा में नहीं हुआ, यहाँ पे ये तीसरा में हुआ, तो ग्रेटर देन 0 अगर किसी ना किसी में अगर हो रहा है तो वो इरिड्यूसिबल है। और फिर बाकी अगर जो फिर ये तो हुआ समझो इरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल का पहला क्लासिफिकेशन। तो इसमें 4 क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला इरिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल का, दूसरा पीरियोडिक और एपीरियोडिक का। तो पीरियोडिक और एपीरियोडिक देखने के लिए क्या कर रहे हैं? तो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं ना कि 0 से ग्रेटर देन किस में है। तो 0 से ग्रेटर देन किस में है? इस वाले क्वेश्चन में क्या था? अलग अलग था। इसमें ना आई के लिए अलग अलग मतलब आई इक्वल टू 2 और 3 स्टेट के लिए ना अलग अलग में आ रहा था। और 1 में क्या हो रहा था? तो 2 और 4 में 1 में 0 आ रहा था। तो उसके लिए हम लोग बस हटा के कर रहे थे। तो ये एक तरह से ये इसका सॉल्व हो गया। अब जो है ना हम लोग इसका ये ए पीरियोडिक का और पीरियोडिक का हो गया, तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं? तीसरा हम लोग ये देखते हैं ना कि नन नन नल यहाँ पे होगा, ये नल छूट गया है। नन नल परसिस्टेंट, नन नल परसिस्टेंट, यहाँ पे भी नन नल परसिस्टेंट। ये जो है ना नन नल परसिस्टेंट जो है ना वो है या नहीं है, वो हम लोग को चेक करना है कि नन नल परसिस्टेंट है या नहीं। तो वो नन नल परसिस्टेंट कब होगा? जब वो इरिड्यूसिबल है और चेन फिनाइट है। चेन फिनाइट है मतलब एक तरह से मोस्टली सारे चेन फिनाइट ही होते हैं, इनफिनाइट चेन तो हो ही नहीं रहा है। फिनाइट अगर हो रहे हैं तो इरिड्यूसिबल, और चेन अगर फिनाइट है तो नन नल परसिस्टेंट होगा। और सिंस द अब जो है ना नन नल परसिस्टेंट अगर है और ए पीरियोडिक भी है, ऊपर का जो कंडीशन है ना, ये ऊपर का जो सेकंड कंडीशन है वो अगर पीरियोडिक और ए पीरियोडिक बताता है ना, अगर ए पीरियोडिक अगर होगा और ये नन नल परसिस्टेंट भी होगा तब जाके एर्गोडिक होगा। तो यही हम लोग के पास क्लासिफिकेशन में बस ये 4 क्लासिफिकेशन है। तो इसी से ये यूनिट खत्म हो गया, बस इतना ही करना है इस यूनिट में। ये यूनिट सबसे छोटा और शायद सबसे इजी है, क्योंकि इसमें ना बेसिकली हम लोग को ना थोड़ा बहुत याद करने जैसा ही है कि, और मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स तो हम लोग को सबसे इजी था ना, जो सेमेस्टर 1 का जो मैट्रिक्स था हम लोग के पास वो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही बेसिकली करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही बहुत इजी है। बस ये है ना कि तुम्हें लेंदी लग सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है वो तुम्हें लग सकता है ना कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मार्क्स स्कोर इसमें आराम से कर सकते हो। तो इसमें ना बहुत इजी से हम लोग 10 मार्क जो है ना 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा वो, और सीटी में अगर कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो बहुत इजीली इसके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था पूरा यूनिट 5। इसका जो ये जो नोट्स है वो समझो सबसे ऊपर में डिस्क्रिप्शन में ही डाल दे रहे हैं, तो बस उसको देख लेना।